हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे, टेस्ट से लेके नाइट राइडिंग, कार्बोराइजिंग, हार्डनिंग, लेज़र हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसके बाद हम इस लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। कार्बोराइजिंग जो है मेथड है वो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। कार्बोराइजिंग से मतलब आप टर्म से ही समझ सकते हो, इसमें कार्बन का यूज़ होगा। हियर द सरफेस लेयर ऑफ द लो कार्बन स्टील आर इनरिच्ड विद कार्बन अप टू 0.8 to 1%। 0.8 से 1% तक उसको इनरिच कर दिया जाता है। द सोर्स ऑफ द कार्बन में बी ए सॉलिड मीडियम, ए लिक्विड और ए गैस। तो कार्बन का जो सोर्स है वो सॉलिड मीडियम के थ्रू भी कुछ ऐसे एलॉय जिनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है वो मिक्स करके भी किया जा सकता है, या कोई लिक्विड जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है उसका यूज़ करके भी रिएक्शन करवाई जा सकती है, या गैसियस फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इन ऑल केसेस द कार्बन एंटर द स्टील एट द सरफेस एंड डिफ्यूजेज इनटू द स्टील एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट ए एलिवेटेड टेम्परेचर। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता जाता है। तो कार्बोराइजिंग इज डन एट 920 to 950 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बोराइजिंग जो की जाती है वो 920 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस तक की जाती है। देयर इज़ ए फुल ऑस्टेनाइटिक स्टेट इन इज़ एसेंशियल, यानी कि पूरी तरह ऑस्टेनाइटिक स्टेट हो। अगर जब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जब वो ऑस्टेनाइटिक स्टेज में पहुंच जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कार्बन कंटेंट उसके साथ मिक्स किया जाता है, जिससे कि टाइम के साथ साथ वो कार्बन परसेंटेज उसको बढ़ाया जा सके धीरे धीरे। तो this is fully austenitic state is essential is carburizing is done in the ferrite region. The carbon with very limited solubility in ferrite tends to form the massive cementite particles near the surface, making the subsequent heat treatment difficult. तो heat treatment को क्या करा देगी, वो difficult बना देगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऑस्टेनाइटिक रीजन में ही कार्बोराइजिंग करनी होती है। For the reason carburizing is always done in the austenitic state, even though longer time are required due to the diffusion rate of carbon in the austenitic being less than the in ferrite at such temperature. Okay, so ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इज साइनाइडिंग। तो अब वो कार्बोराइजिंग था, ये साइनाइडिंग है, तो नाम से भी आप समझ सकते हो। साइनाइडिंग इज डन इन ए लिक्विड बाथ ऑफ NaCN, यानी कि सोडियम साइनाइड के साथ क्या करवाया जाता है, लिक्विड बाथ करवाई जाती है विद द कंसनट्रेटिंग वेरिंग बिटवीन 30 to 97%। द टेम्परेचर यूज फॉर साइनाइडिंग इज लोअर देन दैट द कार्बोराइजिंग एंड इट इज़ द रेंज ऑफ 800 to 870 degree C. The time of cyaniding is 1 to 3 hours to produce a case depth of 0.25 mm or less। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। द हार्डनेस ऑफ स्टील ग्रेटली इम्प्रूव्स विद। हार्डनेस किससे इम्प्रूव की जा सकती है, एनीलिंग से नहीं। एनीलिंग से सॉफ्ट करते हैं, नॉर्मलाइजिंग से भी सॉफ्ट करते हैं, टेम्परिंग से भी सॉफ्ट करते हैं। हार्ड किससे करते हैं, कार्बोराइजिंग से, नाइट्राइडिंग से और साइनाइडिंग से। नेक्स्ट इज नाइट्राइडिंग। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ साइनाइडिंग का था तो हम साइनाइड लेंगे। नेक्स्ट इज नाइट्राइडिंग। ड्यूरिंग नाइट्राइडिंग प्योर अमोनिया डिकम्पोजेज टू यील्ड नाइट्राइड विच एंटर्स द स्टील। द टेम्परेचर ऑफ नाइट्राइडिंग इज 500 to 590 degree C. The time for case depth of 0.02 mm is above 2 hours. Most of nitrogen that enters the steel forms hard nitrides, that is Fe3N को बनाते हैं। द नो फेस चेंज अकर्स आफ्टर नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग के बाद कोई फेस चेंज नहीं होता, यानी कि मार्टेनसाइड, सीमेंटाइड, ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन एंड डिस्पर्सन हार्डनिंग। ये दो मेथड है हार्डनिंग के। एक होता है, ये हार्डनिंग के ही मेथड चल रहे थे सारे, इंडक्शन हार्डनिंग, लेज़र बीम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, उसके बाद कार्बोराइजिंग, उसके बाद नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये सब क्या है, हार्डनेस बढ़ाने के मेथड है। अब वो है, अब नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एंड डिस्पर्शन हार्डनिंग। ओके, द फॉरेन पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स ऑफ another material that enters in our material। ओके, यानी कि सॉल्यूट के मटेरियल्स को हम फॉरेन पार्टिकल्स बोल सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर। फॉरेन पार्टिकल्स कैन ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, दैट इज
increase the strength of the material. Foreign particles can be introduced in two ways: precipitation and mixing and consolidation techniques. Precipitation hardening is also called age hardening because strength increases with time. Requisite for precipitation hardening is that second phase must be soluble at an elevated temperature but participate upon quenching and aging at a lower temperature. Example: aluminum alloy, copper barite alloys, magnesium aluminum alloys, copper cyanide alloy. If aging occurs at room temperature, natural aging. If material needs to be hard during the aging is artificial aging. तो हम दो तरह से एजिंग कर सकते हैं उसकी, एक नेचुरल एजिंग जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे की जाती है, दूसरी है आर्टिफिशियल एजिंग। आर्टिफिशियल एजिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें जो रूम टेम्परेचर है और जो उसका मटेरियल का टेम्परेचर है उन दोनों के डिफरेंस का 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हमें वो रखना पड़ता है टेम्परेचर, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र उस टेम्परेचर पे हो सके। ओके, सो इन डिस्पर्सन हार्डनिंग फाइन सेकंड पार्टिकल्स आर मिक्सड विद द मैट्रिक्स पाउडर, कंसोलिडेटेड एंड प्रेस्ड इन पावर मेटलर्जिक टेक्निक्स। आपने अगर एक एक्सपेरिमेंट होता है इसमें जिसमें एल्युमिनियम पाउडर यूज़ किया जाता है और इससे दो चीज़ें होती है, तो हमारे जो सरफेस रफनेस है वो कम होती है, सरफेस फिनिश बढ़ जाती है, और दूसरा क्या होता है कि उसमें प्रेसिपिटेशन के बाद साथ साथ प्रेसिपिटेशन और डिस्पर्सन की वजह से क्या होता है उसमें हार्डनेस भी इंक्रीज होती चली जाती है धीरे धीरे। ओके, इन डिस्पर्सन हार्डनिंग फाइन सेकंड पार्टिकल्स आर मिक्सड विद मिक्सचर पाउडर, कंसोलिडेटेड एंड pressed in power metallurgy techniques. For dispersion hardening, second phase need to have very low solubility at all temperature. Example: oxide, carbide, nitride, bromide, etc. The dislocation moving through matrix inbuilt with foreign particles can either be cut through the particle or bent around the bypass them. The cutting of particles is easier for small particles, which can be considered as segregated solution. Atom affected strengthening is achieved in the bending process when the particles are submicroscopic in size. Okay, so stress is required to bend this dislocation is inversely proportional to the average interspacing lambda. तो that is जो होगा स्ट्रेस टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा g/b λ। तो इंटरस्पेस लैम्डा इज ए स्पेरिकल पार्टिकल, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 4 × 1 - f r/3f, वेयर r इज द पार्टिकल रेडियस, f इज वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है? So optimum strength occurs during aging once the right interspacing of the particle is achieved. Smaller the particles, dislocations can cut through them, and lower stresses, larger the particle, they will distributed at wider dislocations. Okay, so this is all about our heat treatment. So now our heat treatment is complete. Only one topic is left, that is grain growth. ओके, तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेन ग्रोथ फॉलोज कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन इफ द मटेरियल इज लेफ्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ओके, ग्रेन ग्रोथ डज नॉट नीड टू बी preceded by recovery and recrystallization. It may occur at a polycrystalline material. In contrary to recovery and recrystallization, driving force for this process is reduced in grain boundary energy, trending for large grains to grow at the expense of small grain is based on physics. In practical application, grain growth is not desirable. Incorporation of impurity atoms and insoluble second phase particles and effective in retarding grain growth. Grain growth is very strategic, dependent on temperature. सीज़न क्रैक, ये सारे टॉपिक जो है, जैसे ग्रेन ग्रोथ अभी मैंने बताया, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद सीज़न क्रैकिंग और स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, ये सारी चीज़ें भी हम
पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन पे कुछ बेसिक वो फॉर्मूले हैं। अब स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म ऑफ मेटल, ये भी हम अपने सिलेबस में कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर ऑल अबाउट आवर हीट ट्रीटमेंट एंड वी हैव कंप्लीटेड द हीट ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू।